नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मनरेगा में बड़ा सुधार, रोजगार 125 दिन तक, जल सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और कौशल विकास पर फोकस, काम न मिलने पर मुआवजा और जुर्माना बढ़े। सेना प्रमुख का बयान, वेस्टर्न फ्रंट और जेएंडके की स्थिति कंट्रोल में, 2025 में 31 आतंकी ढेर, 65% पाकिस्तानी, ऑपरेशन महादेव में पहलगाम हमले के आतंकी ढेर। जयशंकर का बड़ा बयान, कहा ब्रिक्स 2026 लोगों, एकता और विविधता का प्रतीक, नया ब्रिक्स लोगों, नवाचार और सतत विकास पर जोर। फडणवीस के बयान पर राउत का पलटवार, राउत ने कहा मराठी मुद्दा 60 साल पुराना, ठाकरे भाइयों पर सवाल, राउत का कड़क जवाब। नीतीश के बेटे निशांत को जेडीयू में लाने की मांग तेज, मकर संक्रांति पर पटना में लगे निशांत समर्थक पोस्टर, जेडीयू में एंट्री को लेकर सियासी हलचल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मनरेगा के स्थान पर एक नई और सुदृढ़ संरचना वाली रोजगार गारंटी योजना लाई जा रही है, जिसे ग्रामीण विकास में ऐतिहासिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है। इस नए कानून के तहत रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रावधान किया गया है। वहीं बुआई और कटाई के मौसम में श्रमिकों को 60 दिनों की कार्य मुक्त अवधि दी जाएगी, ताकि वो कृषि कार्य अपनी सुविधा के अनुसार कर सकें। रोजगार को 4 प्राथमिक क्षेत्रों, जल सुरक्षा, संरक्षण, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, आजीविका संवर्धन और कौशल विकास, साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने में विभाजित किया गया है, जिससे स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। योजना में जवाबदेही को और कड़ा करते हुए अगर किसी व्यक्ति को 30 दिन तक काम नहीं मिलता है तो उसे मजदूरी का 1/4 और 60 दिन तक काम न मिलने पर आधी मजदूरी के बराबर मुआवजा देने का प्रावधान दिया गया है। इतनी बेहतरी के लिए जिससे जनता का परसेप्शन बदला है, शासन और प्रशासन तंत्र को सीधे सीधे जन कल्याण की योजनाओं को चलाने और हर प्रकार से अच्छे से अच्छा करने का प्रयास हुआ। उसी श्रृंखला में ग्रामीण क्षेत्र का संतुलित विकास हो, ऑर्गेनाइज्ड विकास हो और वो हमारे गांव का विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ा प्रयास है जो मनरेगा का स्थान ले रहा है। जी राम जी विधायक 2025 विकसित भारत 2047 के साथ संयोजित एक नई संरचना के साथ मनरेगा का स्थान लेगा। नया कानून मनरेगा में बड़े सुधार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें रोजगार, पारदर्शिता, योजना और जवाबदेही को बढ़ाते हुए संरचनात्मक कमियों को दुरुस्त करेगा। इसमें विशेष रूप से जो हमारा श्रमिक वर्ग उसको अभी तक 100 दिन का काम देने की बात कही गई थी मनरेगा में, उसके स्थान पर अब 125 दिन साल में काम मिलेगा। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सुरक्षा स्थिति पर जानकारी देते हुए कहा कि 10 मई से वेस्टर्न फ्रंट और जम्मू कश्मीर में हालात संवेदनशील जरूर है, लेकिन पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि साल 2025 में अब तक कुल 31 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जिनमें से लगभग 65% आतंकवादी पाकिस्तान के थे। इनमें ऑपरेशन महादेव के तहत मारे गए पहलगाम आतंकी हमले के 3 हमलावर भी शामिल हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय स्थानीय आतंकवादियों की संख्या अब सिंगल डिजिट में आ गई है, जो सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता को दर्शाता है। ब्रिक्स 2026 लोगों के लॉन्च पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ये थीम क्षमताएं मजबूत करने और इनोवेशन को बढ़ावा देने, साथ ही सभी के फायदे के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देती है। आज हमने जो लोगो लॉन्च किया है वो इसी सोच को दिखाता है। इसमें परंपरा और आधुनिकता के तत्व शामिल हैं और पंखुड़ियों में सभी ब्रिक्स सदस्य देशों के रंग हैं, जो एकता, विविधता और साझा मकसद की मजबूत भावना को दर्शाते हैं।
मुंबई से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल मुख्यमंत्री फडणवीस ने एक बयान में ये कहा था कि ठाकरे भाइयों को 20 साल बाद मराठी अस्मिता क्यों याद आ रही है। ऐसे बयान पर पलटवार करते हुए संजय राउत ने कहा कि मराठी मानुस का मुद्दा कोई नया नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र में पिछले 60 सालों से चलता आ रहा है। संजय राउत ने कहा कि भाला साहेब ठाकरे ने ही आपकी पार्टी को खड़ा किया और आज आप उन्हीं को चुनौती दे रहे हैं। राउत ने तंज कसते हुए कहा कि कभी आपकी हालत ऐसी थी कि पोस्टर लगाने के लिए भी 2 लोग नहीं थे। उन्होंने साफ आरोप लगाया कि अगर आज मराठी मानुस खतरे में है तो उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। देवेंद्र फडणवीस हिंदू के सम्राट बाला साहब ठाकरे को चैलेंज दे रहे। जिस बाला साहब ठाकरे ने आपके पार्टी को बढ़ावा दिया इस राज्य में, नहीं तो आपको कौन पूछता था। आपके पास पोस्टर लगाने को 2 लोग नहीं थे मुंबई महाराष्ट्र में, तो आप बाला साहब ठाकरे को चैलेंज कर रहे हैं। मराठी मानुष का जो खतरा है वो सबसे बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी से है। वहीं मुख्यमंत्री फडणवीस के एक और बयान पर भी संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। फडणवीस ने कहा था कि मराठी मानुस किसी भी तरह से खतरे में नहीं है, बल्कि राज और उद्धव ठाकरे के अस्तित्व पर खतरा है। इस पर राउत ने कहा कि देवेंद्र भाई हमारी चिंता मत करो, ठाकरे भाई अपना ध्यान खुद रख लेंगे। देवेंद्र भाऊ आप वो जीता मत करो कौन कैसे खतरे में आए। ठाकरे फैमिली सक्षम है। अगर उनके ऊपर कोई खतरा है, वो खतरे से लड़ने के लिए हम खतरों के खिलाड़ी है। आप जैसे डरपोक लोग नहीं है, हमारे गुंडों की पार्टी नहीं है, हमारी बोगस लोगों की पार्टी नहीं है। हमको चुनाव जीतने के लिए बोगस वोटर लिस्ट नहीं बनानी पड़ती है, हमको पैसा नहीं बांटना पड़ता आप जैसे, हमको पुलिस यंत्रणा का दुरुपयोग हम नहीं करते कभी। तो आपकी है तो आप हमारी चिंता ही मत करो, आप आपकी चिंता करो। महानगर पालिका चुनाव के बाद महाराष्ट्र में क्या फेरबदल होने जा रहे हैं उस बारे में चिंता करो। चुनावी सरगर्मी में फर्जी मतदाताओं को लेकर संजय राउत ने आगे बताया कि मुंबई समेत महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट और मनसे ने अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में लगभग 5-5 हजार कार्यकर्ताओं की टीमें तैयार की है। ये टीमें खास तौर पर फर्जी वोटिंग, पैसे के दम पर मतदान और दोबारा वोट डालने की कोशिश करने वालों पर नजर रखेगी। पार्टी की ओर से आदेश जारी किया गया है कि जहां भी फर्जी मतदाता पकड़े जाएं, उनसे उसी जगह पर सख्ती से निपटा जाए। राउत ने दावा किया कि भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट को आपस में लड़ने की सुपारी दे दी गई है। 5000 लोग हमने तैयार किए। जहां भी बोगस वोटर आएगा, डुप्लीकेट वोटर आएगा, तो हमको खबर करनी है। वो सब हमने दे दिया है जगह जगह पे, तो हमारे लोग आएंगे। क्या है बोगस वोटिंग करना लॉ एंड ऑर्डर में आता है क्या? हमारे लोग उनको जहां है वहां उनकी धुलाई करेंगे। दूसरी बात, पैसा बांट रहे, लेकिन वो हम जिम्मेदारी उन लोगों को सौंप दी। क्या है, जहां शिंदे के लोग पैसा बांट रहे वहां बीजेपी के लोग उनको मार रहे हैं, और जहां बीजेपी के लोग पैसा बांट रहे हैं वहां शिंदे के लोग जाकर उनको मार रहे हैं। तो हमने आउटसोर्सिंग किया है। आप दोनों एक साथ एक दूसरे को ठोक दो, लेकिन बोगस वोटर्स की बात है तो हम आपको ठोक दें। समस्तीपुर से बड़ी सुरक्षा चूक की खबर सामने आई है, जहां समस्तीपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर असुरक्षित रूप से रखा हाइड्रेंट लोहा पाइप ट्रेन में फंस गया। सोमवार रात करीब 11 बजे जयनगर हावड़ा एक्सप्रेस के मुजफ्फरपुर छोर पर त्वरित वाटरिंग कार्य के दौरान प्लेटफॉर्म पर रखा पाइप ट्रेन के कोच में फंस गया और लगभग 140 मीटर तक ट्रेन के साथ घिसटता चला गया, जिससे प्लेटफॉर्म की कोपिंग टाइल्स क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्टेशन प्रबंधन तकनीकी विभाग तुरंत हरकत में आया और गैस कटर की मदद से पाइप को काटकर हटाया गया। जांच में प्रभावित कोच के निचले हिस्से और पीछे के कोच के फुटबोर्ड में क्षति की पुष्टि हुई है। ट्रेन की मरम्मत और फिटनेस जांच के बाद करीब 12:30 बजे के आगे ट्रेन जो है वो रवाना की गई। साथ ही एहतियात के तौर पर 2 एस्कॉर्ट स्टाफ भी ट्रेन के साथ लगाए गए। समस्तीपुर मंडल रेल प्रशासन ने इस घटना को गंभीर सुरक्षा लापरवाही माना है और संबंधित ठेकेदार फर्म पर टेंडर शर्तों के तहत जुर्माना लगाया है। कार्य की निगरानी कर रहे वरीय अनुभाग अभियंता के खिलाफ रेल सेवक अनुशासन और अपील नियम के तहत कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा नई तकनीक को अपनाने और उसे आम लोगों तक पहुंचाने के पक्षधर हैं। इसी दिशा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ई कैबिनेट की शुरुआत की है, जहां पूरा कैबिनेट एजेंडा टैबलेट के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने इसे डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक सराहनीय और सकारात्मक पहल बताई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा टेक्नोलॉजी के बहुत ही पक्ष में रहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी का सबको उपयोग करना चाहिए। तो मुझे गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी ई कैबिनेट प्रारंभ की है और ये हम सब लोगों को जो एजेंडा है वो भी स्टेप में आ रहा है और लगातार अब इसमें ही आएगा और ये एक अच्छी शुरुआत है। मैं समझता हूँ कि इससे सरकार को भी टेक्नोक्रेट होना ही चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सूरत के मोटा वराछा क्षेत्र में रफ्तार को लेकर शुरू हुए विवाद में 24 साल के साहिल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मजदूरी करके परिवार चलाने वाले सुनील शर्मा के बेटे साहिल का पहले भी बाइक तेज चलाने को लेकर उत्तम जेना और उसके साले गणेश नायक से विवाद हुआ था। 9 जनवरी की रात पनवेल पॉइंट पर तनाव को सुलझाने के लिए समझौते की बैठक रखी गई, लेकिन बातचीत के दौरान गुस्से में आकर गणेश नायक ने साहिल पर 8 ताबड़तोड़ चाकू के वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उत्तरायण पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें अदालत में पेश कर रिमांड पर भेजा है। पुलिस घटना के हर पहलू से जांच कर रही है। बिहार की राजनीति में लंबे समय से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जेडीयू में लाने की मांग तेज होती हुई नजर आ रही है और अब मकर संक्रांति के मौके पर पटना के जदयू कार्यालय समेत कई जगहों पर इसे लेकर पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिन पोस्टर में लिखा है कि चाचा जी के हाथों में सुरक्षित अपना बिहार, अब पार्टी के अगले जनरेशन का भविष्य संवारे भाई निशांत कुमार। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे बिहार ब्यूरो हेड एस के राजीव। सुनिए। बिहार में लगातार लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को पार्टी की कमान देने की मांग जोर पकड़ रही है और देखिए कि जेडीयू प्रदेश कार्यालय के बाहर जो है वह ये पोस्टर लगाया गया है, जिसमें कि विधिवत देश और प्रदेश वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई तो दी गई है, लेकिन साथ ही यह भी लिखा गया है कि नववर्ष की नई सौगात नीतीश सेवक मांगे निशान, यानी कि नीतीश कुमार जो है वो सेवक के तौर पर बिहार की सेवा करते रहे, लेकिन अब बिहार जो है वो निशांत की मांग कर रहा है। इसके अलावा यह भी लिखा गया है कि चाचा जी के हाथों में सुरक्षित अपना बिहार, अब पार्टी के अगले जनरेशन का भविष्य संवारे भाई निशांत कुमार। तो देखिए किस तरीके से एक स्लोगन बनाया गया है निशांत को लेकर के, और जो पार्टी के जो यूथ के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उन लोगों की तरफ से जो है वो लगातार निशांत को पार्टी की कमान देने की मांग जो है वो जोर पकड़ रही है। और ये जानकारी भी मिल रही है कि संभवतः खरमास के बाद निशांत को पार्टी कोई एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वह दे सकती है। हालांकि इन सबके बीच यह भी कहा जा रहा है कि क्योंकि अब नीतीश कुमार की एक उम्र हो चुकी है और जदयू को एक ऐसा नेता चाहिए जो वाकई में नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चल सके, लिहाजा उनके बेटे निशांत से बढ़कर दूसरा कोई बड़ा नेता हो नहीं सकता है। और यही वजह है कि पार्टी में चाहे वो शीर्षस्थ बड़े नेता संजय झा हों या फिर छात्र युवा जनता दल के नेता हों, वो निशांत कुमार को पार्टी की कमान देने की मांग करने लगे हैं। पटना से कैमरा पर्सन विकास के साथ इसके राजीव, राष्ट्रीय समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान प्रगति पोर्टल के माध्यम से प्रदेश और देश में हो रहे लाभों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह सफलता प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और बेहतरीन तकनीकी इस्तेमाल का परिणाम है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति पोर्टल के जरिए 86 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को गति मिली है, जिनमें 377 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा सीधे प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। पोर्टल के माध्यम से 3152 में से 2958 मुद्दों का समाधान किया गया है, जो केवल आंकड़े नहीं बल्कि सरकार की वास्तविक कार्यक्षमता को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, सुनिए। शासन की फाइल कल्चर से फील्ड रिजल्ट की दिशा में भी इसने एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। इसके माध्यम से निर्णय तेज हुए हैं, समय और लागत की बर्बादी रुकी है, केंद्र राज्य के मंत्रालयों और विभागों में समन्वय मजबूत हुआ है और जवाबदेही स्पष्ट तय हुई है।
स्केल और इंपैक्ट के स्तर पर अगर हम देखेंगे तो प्रगति के माध्यम से 86 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की गति मिली है। यानी ये राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूं मैं। 86 लाख करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट को गति मिली है, जिनमें 377 प्रमुख परियोजनाओं को सीधे प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा की जाती है। 3162 में से 2958 मुद्दों का समाधान हुआ है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, अभी तो गवर्नेंस की क्रेडिबिलिटी को भी यह दर्शाता है। इंपैक्ट, प्रगति ने आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय जैसे क्षेत्रों में और पॉजिटिव गवर्नेंस को भी एक नई दिशा दी है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अगर हम इस मॉडल को देखेंगे तो यह वास्तव में गेम चेंजर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक संपन्न हुई, जो नए साल 2026 में नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक रही। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में हुई इस बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने नए साल पर जनता को बड़ा तोहफा देते हुए कृषि, जल संसाधन, डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन, शिक्षा, साथ ही विधि विभाग समेत कई विभागों में नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से 30 करोड़ रुपए के अग्रिम को हरी झंडी दी। साथ ही पटना उच्च न्यायालय में 4 नए विधि सहायकों के पद सृजित करने और 45 विधि लिपिकों का पद नाम बदलकर विधि सहायक करने का फैसला लिया गया है। करोड़ 29 लाख रुपए की नई योजना की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के अधीन 200 पूर्व से सृजित 293 पदों का प्रत्यर्पण करते हुए 293 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया और कुल 694 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। 10 जुलाई 2025 को रांची में संपन्न पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में बाण सागर समझौते के अंतर्गत अविभाजित बिहार के हिस्से के 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल से 5.75 मिलियन एकड़ फीट जल बिहार को एवं शेष 2 मिलियन एकड़ फीट जल झारखंड को आवंटित किए जाने एवं तदनुसार केंद्रीय जल आयोग भारत सरकार द्वारा निर्गत इकरारनामा प्रारूप की स्वीकृति आज दी गई। इससे अब इंद्रपुरी जलाशय के निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। पिछले 24 घंटे में नालंदा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में 2 लोगों की हुई निर्मम हत्या से कानून व्यवस्था पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला चंडी थाना क्षेत्र इलाके का है, जहां 6 साल के बच्चे के गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसके शव को कल्याणपुर वाले गांव के खजाना खंदा के पास फेंक दिया गया। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने बिहार शरीफ चंडी मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि देर शाम बच्चा घर से खेलने के लिए निकला था। उसके बाद जब बच्चा घर नहीं लौटा तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। घटना के पीछे ब्लैकमेलिंग की बात सामने आ रही है। मृतक के पिता किसी महिला से अवैध प्रेम प्रसंग में थे, जिससे निरंजन अक्सर फोन पर बात किया करते थे। जब बात करना बंद कर दिया गया तो महिला ने मृतक के पिता निरंजन को ही ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और मृतक के पिता और बच्चे को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके 3 दिन बाद ये घटना घटित हुई है। आज दिनांक 13/1/26 को चंडी थाना को सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्चे का शव मिला है। तो उसी के सत्यापन में शव की पहचान अंकित कुमार, उम्र करीब 10 वर्ष, पिता निरंजन यादव, ग्राम दररिया विघा के रूप में हुई। तो इस रास्ते में परिजनों द्वारा बताया गया कि उनको बच्चे को गला घोंटकर हत्या करने की आशंका है उनको। तो उनके द्वारा आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। एफएसएल को सूचना दी गई है। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया है। इस संबंध में अभी प्रारंभिक जांच में महिला के साथ किसी इनके बच्चे के पिताजी का संबंध के रूप में बात सामने आ रही है। उस बिंदु पे हम लोग जांच करते हुए जितने भी संलिप्त अपराधी हैं उनके गिरफ्तारी के लिए टीम भेज रहे हैं। बाकी अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। बच्चा घर से खेलने के लिए निकली थी 4:30 बजे के लमसम शाम में। कल शाम में
कल शाम में निकला था। उस लास्ट में सुबह जब मिला तो बच्चा फांसी लगाया हुआ पूरा कस के बांधा हुआ था गला में, और उसके बाद बच्चा मिला। मैं गांव से मतलब कि 100-150 मीटर, 200 मीटर पश्चिम, गांव से पश्चिम 200 मीटर, कल्याणपुर खंडा उसको बोलते हैं। घटना कोई कारण? घटना के कारण एक भैया किसी से बात करते थे, तो वो लड़की ब्लैकमेल करने लगी है, वो पैसा की मांग करने लगी थी। फिर बीच में हमसे भी बात हुई थी तो हम मना कर दिए थे उनको कि पैसा तुमको जो भी करना है कर सकते हो, हम पैसा इधर से नहीं भेज सकते हैं। तो उतना में वो लड़की जवाब दी, या तो हम निरंजन को मार देंगे, ना तो उसका बेटा को मार देंगे। 2 दिन पहले की बात है, वो लड़की बात की थी। तीसरा दिन में ये घटना हुई थी। लड़की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में कहा कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म से शुरू हुआ सुधार का सिलसिला अब रिफॉर्म एक्सप्रेस बन चुका है, जिसका केंद्र देश की युवा शक्ति है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर अपनी विरासत और विचारों को आगे रखें। बीते दशक में बदलाव का, रिफॉर्म्स का जो सिलसिला हमने शुरू किया, वो अब रिफॉर्म एक्सप्रेस बन चुका है। और इन रिफॉर्म्स के केंद्र में आप है, हमारी युवा शक्ति है। जीएसटी में हुए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म से युवाओं और एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रोसेस और आसान हो गई है। अब 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स जीरो हो गया है। इसे नई नौकरी वालों या नया बिजनेस शुरू करने वाले नौजवानों को उनके पास बहुत ज्यादा बचत होने की संभावना बढ़ गई है। साथियों, आप सभी जानते हैं, आज बिजली सिर्फ रोशनी का माध्यम नहीं है। आज एआई, डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे हर इकोसिस्टम के लिए ज्यादा बिजली की जरूरत है। इसलिए आज भारत एश्योर्ड एनर्जी सुनिश्चित कर रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ा रिफॉर्म यानी शांति एक्ट इसी लक्ष्य के साथ किया गया है। इससे न्यूक्लियर सेक्टर में तो हजारों नए जॉब्स पैदा हो गए ही, बाकी सेक्टर्स पर भी इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होने वाला है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।